हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीवा पीसीएस पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनटीपीसी के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 18 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 17 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। सेट में हम लोग जीके, जीएस और करेंट का एनालिसिस करते हैं। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह 4/3/2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है। तो भारत की जीडीपी, तो हम लोग जीडीपी की पहले बात करते हैं। जीडीपी क्या होता है? तो कभी कभी जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसको याद रखिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों लिखेंगे ना तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सुनने का कोशिश कीजिएगा। जीडीपी जो होता है वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। किसी भी देश की सीमा के अंदर एक साल के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं का योग और मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी में सबसे अधिक क्षेत्र जो योगदान है वह तृतीयक क्षेत्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके अंदर कृषि कार्यक्रम, पशुपालन, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें उद्योग से रिलेटेड सभी काम किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय सेवा, लोक प्रशासन, रक्षा, व्यापार, परिवहन, ये सभी गतिविधि आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? सूर्य जो है वह सौर परिवार का मुखिया है। तो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर छोटे छोटे टुकड़ा है, वह चक्कर लगाता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। तो आपका सही आंसर 4 हो जाएगा, उल्का पिंड। अगर हम लोग क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति के बीच, याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह का पट्टी पाया जाता है। यह मान लीजिए सूर्य है दोस्तों, इसके बाद यह बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह के बेल्ट पाए जाते हैं। इन चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह और इन 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है और बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है और सूर्य का दूसरे नंबर पर शुक्र है और तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। तो क्रम के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के अनुसार पृथ्वी 5वां ग्रह है, तो इसको भी याद रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो सबसे गर्म ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है, वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को हम लोग शाम के तारा या भोर के तारा के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है जो पानी की सतह पे तैर सकता है, ऐसा बोला जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला पाया जाता है और वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, तो इसको भी याद रखिएगा। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सुनने का अभ्यास कीजिएगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019? तो ये करेंट का क्वेश्चन है। तो उस समय का जो थीम था वह था फार्मर्स। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वह 2024 में, दोस्तों 24-25 दोनों का बात करेंगे हम लोग। तो 2024 में अगर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की बात करें तो यह 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच मनाया गया था। इसका जो थीम था वह था सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। 2024 का याद रखिएगा, सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। 2025 की अगर हम लोग बात कर ले तो 2025 में जो था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक वह मनाया गया है 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच। और इसका 2025 का जो थीम है वह है आपका वित्तीय साझेदारी। वित्तीय साझेदारी, समृद्ध नारी। इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। समृद्ध नारी, वित्तीय साझेदारी और समृद्ध नारी 2025 के फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रो। इंसेक्ट जो है ब्रेथ थ्रो किसके द्वारा होता है और श्वसन काम किसके द्वारा करता है? तो स्पार्कल्स के द्वारा इंसेक्ट कीट जो है वह अपना श्वसन लेता है। इंसेक्ट आता है कि इंसेक्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। लंग्स के द्वारा मनुष्य अपना श्वसन कार्य करता है, तो इसको भी याद रखिएगा। मनुष्य स्किन के द्वारा तेलचट्टा करता है, गिल्स के द्वारा मछली करता है। तो ये सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग चलाने के लिए राजी किए थे? तो यह था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसी 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बाकी नेताओं को खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करने के साथ साथ 1919 में ही खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। तो उस आंदोलन के साथ साथ स्वराज के समर्थन के लिए असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राज्य किया था कि हमको स्वराज चाहिए। तो इसके लिए असहयोग आंदोलन जो था वह 1920 में शुरू हुआ था। यह नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसको भी याद रखिए। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में फिर से एकता हुआ था। जो 1907 में कांग्रेस जो 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था, वह फिर से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है साक्षात। भारत सरकार के द्वारा साक्षात एक शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यह पोर्टल जो है वह मतलब शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस पोर्टल को वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए साक्षात पोर्टल को ये वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो था वह 30 अक्टूबर 2006 में राष्ट्रपति
एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन है? तो यह भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भूगोल के जो भी पृथ्वी है उसका स्थलाकृति, उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, उसके बीच क्या प्रक्रिया है, इन सभी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। जल विज्ञान के अंदर हम लोग जल का अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जलवायु का अध्ययन करते हैं। और मृदा भूगोल जो है, तो मृदा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वह 1789 में। तो इसी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। हम लोग बात करें यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ से हम लोग मूल अधिकार, देश के राष्ट्रपति, जजों के खिलाफ महाअभियोग, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे प्रक्रियाएं यूएसए के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संघ शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। तो ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संघीय शासन, दोनों में याद है, संघ सरकार और संघीय शासन। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संविधान में बहुत सारे दूसरे संविधान के सहयोग से लिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो एयर इंडिया के लोगों में एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र को दर्शाया गया है। एयर इंडिया का जो लोगो है उसमें एक उड़ता हुआ हंस है और उसके अंदर कोणार्क चक्र को दर्शाया गया है। हंस जो उड़ता हुआ है उसका कलर रेड है। कलर भी पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा, रेड कलर है। और कोणार्क का जो चक्र है उसका जो रंग है वह नारंगी है। एयर इंडिया पहला एयरलाइंस बना है जो अपने यात्रियों को वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो ये करेंट का क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? अलौह धात्विक खनिज नहीं है, तो यह है अब्रक। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अलौह जिसमें नहीं है, इसका मतलब है कि अलौह नहीं है, धात्विक खनिज नहीं है। तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा अलौह धात्विक खनिज है। तो बॉक्साइट, लेड में भी हो जाएगा, बॉक्साइट, तांबा। इसमें अब्रक, अब्रक जो है वह नहीं है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अब्रक के लिए फेमस है कोडरमा का खान, तो इसको याद रखिएगा, यह झारखंड में है। झारखंड पूछता है कोडरमा का खान कहाँ है? झारखंड में। अब्रक के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर विश्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जो समुद्र से ऊर्जा उत्पादन नहीं होता है, तो यह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वह समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये सभी समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। अगर ऊर्जा की हम लोग बात करें तो सौर ऊर्जा जो कि वायु प्रदूषण या किसी भी प्रदूषण करने वाली ऊर्जा नहीं है। अधिकांशतः सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण दूषित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो यह आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी
का अधिकार है, या निजता की अधिकार इसी को कहते हैं। जीवन जीने का अधिकार इसी को कहते हैं। तो जीवन जीने का अधिकार निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो इसकी चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में किया गया। आर्टिकल 15 में है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार, इसको याद रखिएगा। हाँ, आर्टिकल समता का अधिकार आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में समानता। तो लोक नियोजन में समानता, सभी को सरकारी जॉब या किसी में भी समानता का पालन करना होगा। जो आरक्षण दिया गया है उसके अलावा समानता होगा। भारतीय संविधान की अगर हम लोग कुछ लोग बात कर रहे हैं कुछ आर्टिकल्स की, तो मौलिक अधिकार जिसको हम लोग मूल अधिकार करते हैं, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 15 के बीच किया गया है। नागरिकता 5 से 11 के बीच किया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की चर्चा है। आर्टिकल 121 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। तो ये सभी को याद रखेगा। आर्टिकल 141 में CAG की चर्चा है। आर्टिकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्टिकल 76 ये सब भी याद रखिएगा, महान्यायवादी से संबंधित है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका वित्त आयोग 280 हो गया, 110 जिसमें आपका मनी बिल से संबंधित है। 111 राष्ट्रपति का सिग्नेचर करने से संबंधित है। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है इसमें। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। बहुत फेमस कांड है दोस्तों, इसको याद ही रखिएगा। चौरी चौरा कांड, कहीं कहीं 4 फरवरी भी देता है दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिएगा। चौरी चौरा कांड हुआ था यूपी में। तो यही चौरी चौरा कांड में जिंदा पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कुछ आंदोलन की अगर हम लोग बात कर लें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो कुछ ये फेमस आंदोलन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो शिक्षा से संबंधित www.onlinesbi.com ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। शिक्षा से संबंधित वेबसाइट है www.ncert.com, education.nic.in, ignu.in। तो ये सब याद रखिएगा। इग्नू की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। और एनसीईआरटी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी इसको जरूर याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो था वह 1935 के भारत शासन अधिनियम को तहत वर्णित किया गया था। प्रांतों में जो द्वैध शासन था वह 1919 के भारत शासन अधिनियम में शुरू किया गया था।
जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था, 1935 में खत्म हुआ था। तो 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था, जबकि केंद्र में द्वैध शासन, क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को ही पीटी नेहरू ने कहा था कि हमारे पास ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन ही नहीं है। 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी भारतीय संविधान को कहा जाता है कि अधिकांशतः 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो कोई भी जीवधारी के वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वह जाति है, जिसे हम लोग स्पीशीज के नाम से जानते हैं। जैसे गाय है दोस्तों, तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिका। तो इसको याद रखिएगा, बॉस इंडिका। तो बॉस जो है दोस्तों वह जाति है और इंडिका जो है वह वंश है। तो किसी भी जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होती है। वर्गीकरण की अगर हम लोग बात कर ले तो वर्गीकरण की द्वि जगत प्रणाली कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इनका नाम याद रखिएगा, लिनियस। यह जीवधारण की या वर्गीकरण की द्वि जगत प्रणाली दिए थे, जबकि वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली RWH विक्टर के द्वारा दिया गया था। विक्टर, इनका नाम याद रखिएगा, विक्टर के द्वारा दिया गया था। कार्लोस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, वर्गीकृति का जनक। आधुनिक वर्गीकृति का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक समानतः इनमें से किसके रूप में जाने जाते हैं? तो यह विश्व बैंक के नाम से जाने जाते हैं, जिसे पहले IBRD, जिसे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। यह जो बैंक है वह विश्व बैंक, तो यह क्वेश्चन आता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसी सम्मेलन के दौरान 1944 में ही IMF की स्थापना हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करें तो SBI की स्थापना 1955 में हुआ था। दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मद्रास का तीनों को एक में मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापना किया गया था। इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके नाम बदलकर 1955 में SBI कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात कर ले तो RBI की अगर बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1945 को हुआ था। RBI की अगर बात करें तो RBI के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है, जिसे हम लोग NNP कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो GNP माइनस मूल्य ह्रास, GNP में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो NNP प्राप्त होता है।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। ज्ञानी जैल सेन के ही जब ये राष्ट्रपति थे तो इनके शासनकाल में ही डाक संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सब कुछ स्टैटिक के तौर पे भी याद रखिएगा। शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम होता है। तो मानसून जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है और इसका यह जो है वह मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम होता है। इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2018 में किया गया था, करंट का उस समय का क्वेश्चन था दोस्तों। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2024 की अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वह 4 खिलाड़ियों को मिला है। इनका नाम याद रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, डी गुकेश और परवीन कुमार को मिला है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए मिला है, हॉकी के प्लेयर है। मनु भाकर शूटिंग में मिला है। डी गुकेश को चेस के लिए मिला है। परवीन कुमार को ऊंची कूद के खिलाड़ी है, इनके लिए मिला है। तो ये सभी याद रखें। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? तो अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री टोडरमल था। 1980 में अकबर के द्वारा टोडरमल बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि टोडरमल बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? 1980 में, और यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है वह हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा किया गया है। तो यह समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 39 के ए में किया गया है। 39 के ए के तहत किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 के बीच किया गया है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें नीति निर्देशक तत्व जो है वह 36 से 51 के बीच है। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। संभाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो इसका भी आर्टिकल याद रखिएगा। हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक आर्टिकल निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो इसलिए आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा। 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो केरल का लिंगा अनुपात भारत में सबसे अधिक है, जो कि 1084 है। 1084 महिला 1000 पुरुष पे है, तो सबसे अधिक है। 2011 की अगर जनगणना की बात करें हम लोग, तो भारत का लिंगानुपात ओवरऑल 943/1000 है। भारत का लिंगानुपात 943/1000 है। यूटी में अगर बात करें तो यूटी में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी की है, जो कि 1037/1000 है। इसको ध्यान रखिएगा। 2011 की जो जनगणना था वह 15वीं क्रम की जनगणना था और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था।
भारत में जनगणना सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं था। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना शुरू हुआ, जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है। 2011 के जनगणना के जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौली थे। इसके अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जनगणना के इतने सारे फैक्ट्स। Which of the following is an example of a thermonuclear fusion reaction? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें बताना है। तो हाइड्रोजन बम जो है वह थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बम जो है वह अत्यधिक उच्च तापमान पर इसका होता है। यह न्यूक्लियर फ्यूजन जो है यह अत्यधिक उच्च ताप पर होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य से जो हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और एक बड़ा नाभिक जब दो छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ईसीबी की अगर बात करें तो ईसीबी का जो मुख्यालय है वह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। इसको याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। ओईसीडी की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा फहराया गया था वह उसमें लाल, हरा और पीला कलर, याद रखिएगा, लाल, हरा और पीला कलर का कॉम्बिनेशन था। भारत का पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को, डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया था। अगर वर्तमान तिरंगे झंडे की बात करें तो इसका जो डिजाइन है वह पिंगली बेकैया के द्वारा तैयार किया गया था। अभी वर्तमान में भारतीय तिरंगे में केसरिया ऊपर, बीच में सफेद और नीचे हरा कलर का कॉम्बिनेशन है और बीच में चक्र है, जिस चक्र में 24 तिलियां है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, केसरिया रंग याद रखिएगा, और उजला रंग शक्ति का प्रतीक है। चक्र जो है वह न्याय का प्रतीक है। तो ये पूछा जाता है भारतीय तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को आधिकारिक तौर पर संविधान के द्वारा अपनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित नहीं है? तो लिखित नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है यह पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखा गया है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखे गए पुस्तक है। अगर हम लोग अमर्त्य सेन की बात कर ले तो अमर्त्य सेन बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ऑन इकोनॉमिक इनक्वालिटी,
रिसोर्सेज, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, ये सभी पुस्तकें अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। इसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले भारत के गरीबी के बारे में चर्चा किए थे और भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी चर्चा किए थे। इन्होंने उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पाधिकारम किसकी कृति है? यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो कृति है वह इलंगो अडिगल के द्वारा लिखा गया है। तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य अगर बात करें तो वह चोल वंश के द्वारा, इस ग्रंथ जो है यह चोल वंश के द्वारा इलंगो अडिगल, जो कि तमिल का महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, तो यह चोल वंश के द्वारा कोवलन और उसकी पत्नी कनग्गी की कथा का चित्रण किया गया है। यह चोल वंश के राजाओं के द्वारा इसका चित्रण किया गया है और उसी के शासनकाल में इसको लिखा गया था। कालिदास की फेमस कृति याद रखिएगा, कुमार संभवम। कालिदास की तो बहुत सारी कृति हैं दोस्तों, जैसे कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञानम सकुत्रम हो गया, अग्निमित्रम हो गया, तो ये सब कालिदास का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करना जरूरी होता है। कि इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें था कि भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है, तो वहाँ तृतीयक क्षेत्र था। तो तृतीयक क्षेत्र के डिस्क्रिप्शन में हम बताए थे कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन वही पूछा है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग से संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन, डेयरी, मत्स्य पालन, ये सब आता है। तृतीयक क्षेत्र में जो है उसमें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका व्यापार, परिवहन, रक्षा, लोक प्रशासन, वित्तीय सेवा, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बेरी बेरी जो है वह विटामिन B1 की कमी से होता है। दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से होता है। गंडमाला जो है वह आयोडीन की कमी से होता है, जिसे हम लोग घेघा रोग कहते हैं। तो इसको भी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो बहुत सारे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे दृष्टिहीनता कहते हैं। विटामिन के की कमी से खून का थक्का जामना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? हेमेटाइट की अगर सर्वाधिक की बात करें तो यह उड़ीसा में है। भारत में 4 प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। अगर लौह अयस्क की बात करें तो भारत में 4 प्रकार का पाया जाता है। एक है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाटाइट, चौथा सिडेराइट। भंडार में अगर 6 राज्य की बात करें तो 1 नंबर पे कर्नाटक है, 2 नंबर पे उड़ीसा है और 3 नंबर पे झारखंड है। तो ऑप्शन में कर्नाटक नहीं होने के कारण उड़ीसा आंसर सही है। उत्पादक की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादक लौह अयस्क में उड़ीसा है, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़ है और 3 नंबर पर आपका कर्नाटक है। मैग्नेटाइट जो है वह सबसे अच्छा लौह अयस्क है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? यह मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। टिस्को की स्थापना झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। यह 1913 में इस्पात का उत्पादन करना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन,
बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई 1973 को बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट याद रखिएगा, 29 जुलाई 1973 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब हाथी के संरक्षण के लिए 1992 में शुरू किया गया था, तो इनका भी ना याद रखिएगा। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। अगला क्वेश्चन है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे। तो बंदा सिंह बहादुर जो थे वह 1716 में शहीद हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम जो था वह था लक्ष्मण देव। फर्रुखसियर के आदेश पर इन्हें फांसी दे दिया गया था। फर्रुखसियर ने आदेश दिया था कि बंदा बहादुर को फांसी दे दिया जाए, तो वह फांसी दे दिया गया था। यह जो थे वह खालसा सेना के सैन्य कमांडर थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अगर सिख धर्म की बात कर ले हम लोग, तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए, जिसमें से अगर पहले की बात करें तो ऋषभ देव जैन धर्म के थे दोस्तों। तो इनमें गुरु नानक थे, गुरु नानक पहले गुरु थे। तो इन्हें 10 गुरुओं की बाद में इन्हें चलता था, इसमें सिख खालसा पंथ जब स्थापित हुआ तो इन्होंने ये खालसा पंथ की स्थापना के बाद उनके जो वो लोग 5 कगार रखते थे, जैसे आपका कृपान हो गया, कच्छा हो गया, कंघा हो गया, तो ये सब उन्हें रखने के लिए दिया गया है। भारतीय संविधान में भी यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 35 में है, जिसमें 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है। सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो सतत विकास की जो अवधारणा थी वह ब्रेटलैंड कमीशन, ब्रेटलैंड रिपोर्ट, जिसको हम लोग ब्रूसलैंड कमीशन कहते हैं, इसी के सिफारिश पर लाया गया था। यह 1987 में, याद रखिएगा। ब्रेटलैंड कमीशन। एजेंडा 21, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिए। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? NPK जो है वह उर्वरक के जो पैकेट होते हैं, जो जैसे किसान के घर से ही सभी हम लोग हैं दोस्तों, तो देखते होंगे कि किसान के घर में जब खाद आता है तो उस खाद के पैकेट पे लिखा रहता है NPK। तो NPK क्या है? तो यह नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस है। अधिकांशतः जो स्टूडेंट है वह तो दोस्तों किसान के घर से ही बिलोंग्स करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसमें NPK का कभी कभी रेशियो पूछ लेता है एग्जाम में। यह बिहार दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है कि NPK का रेशियो क्या होता है। तो 12:32:16 NPK का रेशियो है। कभी कभी दे देगा तो 6 दूना 12, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 4 दूना 8। तो कभी कभी 3:8:4 भी ऑप्शन में रहता है, तो ध्यान से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। कभी कभी आ जाता है कि यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया का जो बोरा आता है दोस्तों, उस पर भी लिखा रहता है। इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 में है जो है वह श्रीनिवासन को राव को मिला था। उस समय का करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which one among of the following is not a land-based ballistic missile? लैंड-बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल कौन नहीं है? तो यह जो है वह धनुष नहीं है। धनुष
जो है वह DRDO द्वारा निर्मित मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। DRDO की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस DRDO के वर्तमान अध्यक्ष बी समीर कामत है, इनका नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेट हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। ऐसे ही अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।